हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चैनल ब्रेन्स कोर्स पे। तो उन सभी बच्चों का स्वागत है फिर से जो 9th क्लास क्लियर करके अभी हाल ही में 10th क्लास में हुए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक 10th क्लास में अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं किए थे उनको भी एक मौका अभी मिलेगा इस क्लास के माध्यम से, जिनको बिल्कुल बेसिक से और एक आसान तरीके से मैथ के कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। तो सभी बच्चे जो 10th क्लास में आए हैं वो अभी इस चीज का इंतजार ना करें कि कब इनके स्कूल जो है वो दोबारा से रन होने वाले हैं, कब से उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, कब उनके क्लास टीचर्स जो उनको है मैथ स्टार्ट करवाने वाले हैं। तो आप सभी अपनी इन छुट्टियों में और अभी जो हाल ही में जो सिलेबस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो आप ब्रेन कॉल्स के माध्यम से वो अपने कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो जितना भी आप लोगों को मैथ करवाया जाएगा बिल्कुल कंसेप्चुअल या बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाया जाएगा। जो बच्चे 7th 8th 9th 10th क्लास में जो मैथ को नहीं सीख पाए हैं, जिन्होंने अपना बेसिक क्लियर नहीं किया है, वो भी इस क्लास के माध्यम से अपना जो बेसिक्स है वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो सभी बच्चे जो 10th क्लास में हुए हैं उनका जो मैथ का जो एनसीईआरटी मैथ है, पहला ही चैप्टर जो है वो रियल नंबर से संबंधित है। 10th क्लास में जितने भी बच्चे हुए हैं तो पहले क्लास में जब मैथ देखोगे तो जो रियल नंबर है वो क्या है, जो 9th क्लास में जो आपका नंबर सिस्टम था उसी का एक पार्ट है। क्योंकि 9th क्लास में आप लोगों ने नंबर सिस्टम को बिल्कुल भली भांति अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो हम दोबारा से उस चीज को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो देखिएगा कंसेप्ट के साथ और इंट्रोडक्शन के साथ अगर हम 10th क्लास को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपके चैप्टर का नाम ऊपर सामने ही दिखाई दे रहा है। 10th क्लास का मैथ आपके सामने जो बुक है एनसीईआरटी की वो आपको दिखाई दे रही है। तो इसका जो पहला ही चैप्टर है वो क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर का जो कंसेप्ट है हम 9th क्लास में भी पढ़ के आ रखे हैं। और अभी अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन से संबंधित, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर सिस्टम, तो ये जो है रियल नंबर है वो कहां से आया है, नंबर सिस्टम से आया है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर सिस्टम कितने प्रकार का बताया था, 2 प्रकार का, जिसमें एक किस प्रकार के नंबर थे, रियल नंबर थे, और एक कैसे थे, इमेजिनरी नंबर थे। यानी कि जिसको क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। अब यहां पर जो हमारा जो चैप्टर है वो इससे बना है, रियल नंबर से। और आया कहां से ये रियल नंबर, नंबर सिस्टम से। फिर भी अगर आपको नंबर सिस्टम याद नहीं है तो हम दोबारा से उस चीज को रिवाइज करते हैं। देखिएगा हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम मैथ के अंदर जितने भी नंबर हैं उनको एक्सप्रेस करने का एक मेथड है। नंबर को एक्सप्रेस करने का मेथड का मतलब यह है कि जैसे हम 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग लिखते हैं, उनके जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो हम डील करते हैं। तो ये सारी चीजें हम किस में करते हैं, 9th क्लास के मैथ में करते हैं। तो वो नंबर लिखने का एक जो तरीका होता है उसको नंबर सिस्टम बोला जाता है। नंबर लिखने का जो एक कंसेप्ट होता है, एक तरीका होता है, उसको नंबर सिस्टम बोला जाता है। और उसी नंबर सिस्टम से हमने 2 ब्रांच को अलग अलग किया था, जिसमें एक आप लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर। क्या पढ़ा था, रियल नंबर, या जिसको आप बोल सकते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलोगे, वास्तविक संख्या बोल सकते हो। यही वास्तविक संख्या अब आपका एक चैप्टर बना हुआ है। और दूसरा हमने यहां पर पढ़ा था इमेजिनरी नंबर। क्या पढ़ा था, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की अगर हम बात करें तो अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्या। अगर हम यहां पर बात करें वास्तविक और अवास्तविक संख्या की, तो हमने क्या पढ़ा था, रियल नंबर हमने उनको मानना था। एक तो बेसिक मेथड तो इसका ये था कि जो नंबर लाइन पर जितने नंबर हैं, ये क्या है, एक नंबर लाइन है। क्या है, नंबर लाइन। कि नंबर लाइन पर जितने नंबर हैं, इस साइड जो है पॉजिटिव वैल्यू रहती थी, ठीक है ना। इस साइड क्या थी, पॉजिटिव वैल्यू थी, और इस साइड क्या था, नेगेटिव वैल्यू थी। इस पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को सभी को मिलाकर जिस नंबर लाइन पर जितनी संख्याएं पड़ती हैं उन सभी को क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। ये तो एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी कि नंबर लाइन पर जो नंबर हो गए वो रियल नंबर। लेकिन इसके अलावा एक और चीज हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर रिजल्ट किस में दे, पॉजिटिव दे। जिसका स्क्वायर करने पर रिजल्ट क्या दे, पॉजिटिव दे। मान लीजिए कोई भी नंबर है, चाहे वो प्लस का 2 है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या देगा, ये 4 देगा, और वो भी किस चीज का, प्लस का। वहीं पर अगर हम बात करें -2 का, तो -2 का भी स्क्वायर करने पर, माइनस की आप लोगों ने पढ़ी थी कि हमने 4 चीजें बताई थी। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता था, प्लस होता था। उसके बाद प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई भी क्या होता था, प्लस होता था। लेकिन अगर एक डिजिट माइनस है, एक प्लस है, तो आंसर क्या होता था, माइनस। और एक पहला प्लस है और अगर दूसरा माइनस है तो भी आंसर क्या होता था,
माइनस। ये चीज हम पढ़ के आ चुके हैं और फिर भी नहीं पढ़ा तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब दो एक जैसे साइन होते हैं, तो रिजल्ट किस में आता है? प्लस में। और जब एक साइन दोनों अपोजिट साइन होते हैं तो रिजल्ट किस में आता है? माइनस में आता है। ये लोग अब ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसी चीज को लेकर अगर हम यहां पर आए तो वास्तविक संख्या में क्या बोला कि चाहे रिजल्ट प्लस का है तो भी इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, और अगर माइनस है इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करवा दी जाए, माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई करा जाए तो भी किसमें आएगा? रिजल्ट प्लस में। तो ये भी रिजल्ट कितना देगा? प्लस में 4 देगा। अब यहां से हम क्या समझे कि जिस भी नंबर को अगर हम स्क्वायर करें, चाहे वो प्लस का है या वो माइनस का है, ठीक है, और इसका रिजल्ट किस में आए? प्लस में आए, तो वो नंबर कौन से हो जाएंगे? वास्तविक संख्या हो जाएंगी। ये चीज आपने क्लियर कर लेनी है। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर रिजल्ट किस में आ जाए? प्लस में आ जाए, वो क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। तो मैं यहां पर आपको याद रखने के लिए बोल दे रहा हूं, स्क्वायर करने पर रिजल्ट क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। इमेजिनरी नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक ऐसा नंबर स्क्वायर तो करें लेकिन आंसर फिर भी किस में दे? नेगेटिव दे। क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है कि स्क्वायर करने पर भी जो रिजल्ट है वो नेगेटिव दे? तो ऐसे नंबर भी होते हैं। जैसे अगर हम रूट है और -2 है और इसका स्क्वायर करें, और -√2 है, तो आपने एक कंसेप्ट ये भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं कि अगर रूट में कोई संख्या है और उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो रूट से रूट क्या हो जाता है? कैंसल, और रिजल्ट क्या बचता है? 2 बचता है। 2 से 2 यानी रूट से रूट कैंसल और 2। सिमिलरली एक बार फिर एक एग्जांपल के साथ, √3 और रूट अगर 3 है, √3 और अगर √3 है तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई दोबारा से करना पड़ जाए तो रूट से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। लेकिन ये रूट से रूट कब कैंसिल होता है? जब ये दोनों डिजिट क्या हो? सेम हो। जब दोनों डिजिट क्या हो? सेम हो, तभी वो कैंसिल होता है, अदरवाइज वो कैंसिल नहीं होगा, फिर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहां पर हमने देखा कि जब इसका 2 है तो रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट, और आंसर किस में आएगा? -2। तो ये आपके पास क्या बचा कि माइनस कोई भी नंबर लिया उसका स्क्वायर करने के बाद भी आंसर किस में आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। मीन्स √-2, √-1, √-3, जो रूट के अंदर माइनस में जो वैल्यू है, रूट के अंदर माइनस में जो वैल्यू है वो सारी कौन से नंबर होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं या अवास्तविक संख्याएं होती है। ये हमने पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। वहीं पर अगर हम अभी बात करें कि नंबर सिस्टम आप लोगों को पता चल गया कि 2 चीजों में डिवाइड होता है, एक रियल नंबर में, एक इमेजिनरी नंबर में। और आज वही रियल नंबर अपना क्या है? चैप्टर है 10th क्लास का पहला चैप्टर, और हम बात करते हैं उसी रियल नंबर से। तो ये रियल नंबर आगे जाके कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? रियल नंबर आगे जाके कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसको हम बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। तो इसके लिए भी आगे क्या बना हुआ है? रियल नंबर आगे जाके डिवाइड हो जाता है फिर 2 पार्ट में। एक बचता है आपके पास रैशनल, क्या बचता है? रैशनल। और एक बचता है आपके पास इरेशनल। एक रैशनल और एक इरेशनल। अगर हम रैशनल की बात करें तो इसको बोला जाता है वास्तविक संख्याएं, इसको बोला जाता है परिमेय संख्याएं। इसको भाई रेशनल को बोला जाता है परिमेय संख्या, और जो इरेशनल नंबर हैं इनको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। अब आपको यह जानना जरूरी है कि ये परिमेय और अपरिमेय होते क्या हैं। तो देखिएगा, परिमेय और अपरिमेय की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो परिमेय वो संख्याएं हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। आप लोगों ने 8th क्लास में 9th क्लास में यह पढ़ा है कि फ्रैक्शन आपने अच्छी भली बात ही पढ़ रखा है। फ्रैक्शन क्या होता है? अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो जैसे 1/2, 3/2 ये सभी फ्रैक्शन में आते थे, लेकिन हम वहां पर क्या बोल के चलते थे कि फ्रैक्शन है, भिन्न है। लेकिन अब यहां पर हम उन्हीं भिन्नों को क्या बोलते हैं? परिमेय या अपरिमेय संख्या के रूप में लेके चलते हैं। यहां पर एक कंडीशन है कि जो ये q है ना, ये नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। q की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। किसके लिए? परिमेय संख्या के लिए। तो ये परिमेय संख्या की एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें, अगर आपसे कोई टीचर या कोई भी आपसे चलते हुए पूछ ले कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो आप एक लाइन में उसको आंसर दे सकते हैं कि जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय क्या होती है? अपरिमेय वो संख्या है जो p/q की फॉर्म में लिखी ही ना जा सके। p/q की फॉर्म उनके लिए हो ही नहीं सकती, वो कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो ऐसी भी कोई संख्या है? बिल्कुल है। कौन सी है? मान के चलिए अगर मैं √2 की बात करता हूं,
√3 की बात करता हूं, √5 अगर मैं लिखता हूं, तो ये जो सभी संख्याएं हैं ये किस में आ गई? अपरिमेय संख्या में। क्योंकि जब इनकी जो वैल्यू होती है वो, वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो 2 की वैल्यू है वो कुछ 1.414 के आसपास, √3 की वैल्यू 1.732 के आसपास होती है, लेकिन ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हम इनको रिपीटिंग या एक और चीज बताएंगे अभी। तो कहने का मतलब इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिपीट कर सकते, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए ये क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि जैसे अगर हमने रूट लगा दिया तो ही ये अपरिमेय होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर रूट लगने वाली ही अपरिमेय हो या इरेशनल नंबर हो। इरेशनल नंबर वो भी होता है कि मान लीजिए अगर √4 है, लगा हुआ तो रूट है इसके ऊपर, लेकिन इसको अगर हम स्क्वायर रूट निकालने लग जाएं तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, ये इरेशनल में नहीं आता। तो इसका मतलब √4 भी इरेशनल नहीं है, ये भी किस में आ गया? रैशनल नंबर में आ गया। लेकिन अभी तक आप लोगों ने इतना ही समझा कि परिमेय वो जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें और अपरिमेय वो जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। मींस रैशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में होगी, इरेशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होगी। लेकिन इतने से काम कई बार नहीं चलता है, इसकी और थोड़ा डेफिनेशन को हमारे को आगे पढ़ना पड़ेगा कि क्या हर कोई नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के लिए मानिए मैंने 2 लिखा और आपसे पूछा कि क्या ये परिमेय या रैशनल नंबर है। देखिएगा क्लास जो है वो बाइलैंग्वेज चल रही है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, कई बच्चे जो ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं। यहाँ पर प्रॉपर जो आपको वर्डिंग लिखवाई जा रही है, इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ के इंग्लिश से समझ सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी में समझ सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये क्लास में ये डाउट हमारे को रह गया, ताकि दोबारा से वो क्लास करवाई जा सके। अगर मैं रैशनल नंबर की बात करता हूं तो रैशनल नंबर क्या है? 2 है। अभी तक हमने पढ़ा कि इसके डिवाइड में अभी तक कुछ नहीं है, पी तो है बट क्यू नहीं है। क्यू की वैल्यू हम कहां से ले लेंगे? हमने कोई भी एक नंबर 1 मान लिया और ये पी बाई क्यू की फॉर्म होगी। और इतना आप लोग भी जानते होंगे कि अगर किसी के डिनोमिनेटर में 1 लिखने से उसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 1 चाहे कोई भी वैल्यू उसके डिवाइड में आप 1 कर सकते हो, चाहे वो 10/1, 3/1, 5/1, 8/1, 1 चाहे किसी के डिवाइड में हो, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब हमने इसको मान लिया P और ये क्या हो गया? Q। तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर था। सिमिलरली 3 भी एक रैशनल है, 4 भी एक रैशनल है, 5 भी एक रैशनल है, 6 भी। इनके नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी अनजाने या जाने में इनके नीचे क्या है? 1 है। और ये P बाई Q की फॉर्म को क्या कर देते हैं? पूरा कर देते हैं। तो ये कौन से चले जाएंगे? परिमेय संख्या के कंसेप्ट में चले जाएंगे। लेकिन अब फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा उस चीज को कि हमने ये तो पढ़ लिया कि P बाई Q की फॉर्म में है वो परिमेय है, P बाई Q की फॉर्म में नहीं है वो अपरिमेय है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज ये भी याद रख लेना, परिमेय संख्या वही है जो या तो अपने आप को रिपीट करती हो, क्या करती हो? रिपीट। जब हम उनको सोल्व करें तो वो रिपीट होती हो, या फिर वो टर्मिनेट हो जा रही हो, या फिर वो क्या हो जा रही हो? टर्मिनेट हो जा रही हो। रिपीट और टर्मिनेट का मतलब होता है कि जिसकी आवृत्ति बार बार हो सके, जो बार बार रिपीट हो सके। जैसे टर्मिनेट का कंसेप्ट क्या है मैं आपको पहले वो बता देता हूं। मान लो 10 है और 10 को मेरे को 2 से डिवाइड करना है, ये P बाई Q की फॉर्म है, तो आप यहां से भी डायरेक्ट बता सकते हो कि ये P बाई Q की। लेकिन कई बार P बाई Q की फॉर्म से भी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि क्या ये P बाई Q की फॉर्म होते हुए भी क्या परिमेय है या अपरिमेय, मतलब रैशनल है या इरेशनल। तो देखिएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आंसर कितना आया? 5। ये बताइएगा जो वैल्यू दी हुई थी क्या वो कंप्लीटली कट गई, कंप्लीटली डिवाइड होगी या डिविजिबल होगी, या जिसको ये बोले कि टर्मिनेट होगी। ये डिवाइड से आगे नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये टर्मिनेट होगी और रिजल्ट क्या दे दिया? 5 दे दिया। मींस 10/2 एक क्या था? रैशनल नंबर था। अब एक बात और बताइएगा, टर्मिनेट तो चलो समझ में आ गया कि अगर मान लो 15 को 5 से डिवाइड करना पड़ जाए तो ये भी टर्मिनेट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड करने के लिए बोलूं तो ये भी टर्मिनेट हो गया, ठीक है ना। 5 पे डिवाइड हो गया, तो ये सारे डिवाइड हो जा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा भी डिवाइड है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा? यस। अगर हम यहां पर बात करें तो वो बात आ जाएगी 10/3 के ऊपर, क्योंकि जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये रिपीट होने लगेगा। कैसे? 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, कैरी 1, पॉइंट लगाया 0 0, 3 3 जा 9। अब ये चलता रहेगा, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 1 बचता चलेगा और 3 3 जा, मतलब ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है।
ये डिवाइड टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, ये डिवाइड क्या कर रहा है, जो क्वोशंट है उसको क्या बार 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 रिपीट करके चल रहा है, इसका मतलब इसको बोलते हैं रिपीटिंग टर्म। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग टर्म। तो अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि परिमेय संख्याओं के लिए तीन कंडीशन है। क्या? नंबर एक तो ये कि वो p बाई क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड, अगर वो p बाई क्यू की फॉर्म में है तो वो नंबर क्या होने चाहिए? रिपीट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रिपीट। जब हम उसको डिवाइड करें तो रिपीट होना चाहिए। और थर्ड क्या है? अगर रिपीट नहीं हो रहे तो क्या हो जाने चाहिए? टर्मिनेट होने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए? टर्मिनेट होने चाहिए। तो ये जो तीनों कंडीशन है ये किसके लिए है? परिमेय संख्या के लिए। कोई भी आप इनमें से एक देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि जैसे मान लो मैं कोई वैल्यू दे दूं 4.4444 ऐसे बोल दूं और बोलूं कि क्या ये नंबर परिमेय है या अपरिमेय, तो आप कहोगे सर ये बार बार रिपीट होने लग रहा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। अगर मैं वो लिखता हूं कि 5.5555 और मैं बोलूं कि बताओ ये रैशनल है या इरेशनल, आप बोलोगे सर ये रिपीट होने लग रहा है, और रिपीट होने लग रहा है तो मतलब ये रैशनल है। ठीक है ना? तो ये जो कंडीशन पूरी करेगा वो किस में आ जाएगा? रैशनल नंबर में। तो इरेशनल में कौन आएगा? पहला तो कंसेप्ट यही हुआ कि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में ही नहीं लिख सकते। दूसरा ये हुआ कि सर ये न तो टर्मिनेट होती हैं, टर्मिनेट भी नहीं होती हैं, और तीसरे की अगर बात करें तो ये रिपीट भी नहीं होती हैं, रिपीट भी नहीं होती हैं। कई बार रिपीट और नॉन रिपीट लिख लो इसको, नॉन रिपीटिंग होती है ये टर्म, या रिपीट नहीं होती है। कई बार रिपीट की जगह रिक्यूरिंग भी लिखा होता है, रिक्यूरिंग। ठीक है ना? रिक्यूरिंग का मतलब ये होता है कि वो चीज रिपीट हो रही है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल पे बताता हूं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो न तो टर्मिनेट होती है और न रिपीट होती है। इसके लिए मान लो 10.10100010000000। अब ये नंबर रिपीट नहीं होने लग रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ डिजिट बढ़ने लग रहे हैं। मींस ऐसे अगर नंबर आते हैं तो वो किसके अंडर में आ जाएंगे? अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इरेशनल नंबर के बीच में आ जाएंगे। अब देखिएगा ये न तो रिपीट होने लग रहा है और न ही टर्मिनेट होने लग रहा है, मींस ये कौन सा नंबर हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। तो अब हम जो 10th क्लास में जो पढ़ने लग रहे हैं वो क्या पढ़ने लग रहे हैं? रियल नंबर को पढ़ने लग रहे हैं। और रियल नंबर से आपको पता हो जाना चाहिए कि रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक रैशनल में, एक इरेशनल में। रैशनल किसको बोलते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। इरेशनल किसको बोलते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता। रैशनल की और क्या कंडीशन थी कि सर ये टर्मिनेट हो जाएगी, और टर्मिनेट नहीं होने लग रही तो रिपीट हो जाएगी। इरेशनल की क्या कंडीशन है कि या तो ना तो ये रिपीट होती और ना ही ये टर्मिनेट होती। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर पाओ। चलिए वहीं पर अब बात करते हैं कि रैशनल तो हमने पढ़ लिया, इरेशनल में बस उतना ही था। अब हमने देखा कि जो नंबर रियल नंबर थे, रियल नंबर को हमने डिवाइड करवा दिया था, एक किसमें? रैशनल में, और एक किसमें? इरेशनल में। अब इस इरेशनल को तो हमने पढ़ लिया और यहीं पर स्टॉप कर दिया, अब इससे आगे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन रैशनल को इससे आगे अगर हम लेके चलें तो रैशनल फर्दर फिर डिवाइड होते हैं। जैसा आपके 9th क्लास की पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन था कि ऑल नेचुरल नंबर आर रियल, ऑल रियल आर नेचुरल, और होल नंबर आर नेचुरल, मतलब ऐसा कुछ कंसेप्ट पूछा गया था अगर आपको याद हो तो। अब यहां पर हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो सबसे पहले जो रैशनल नंबर है वो किसमें डिवाइड हो जा रहे हैं? नंबर नेचुरल नंबर में। किसमें? नेचुरल नंबर में। पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। वहीं पर बात करें होल नंबर, होल नंबर, अगर होल नंबर की बात करें तो हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं इनको पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, जो आप लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हो वो नेचुरल नंबर होते हैं। वहीं पर बात करें पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में एक 0 इंक्लूड और हो जाता है और आगे चलता है होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। जो नेचुरल नंबर हैं इनको काउंटिंग नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर। क्योंकि जब भी आपसे काउंटिंग पूछी जाती है तो वो कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए काउंटिंग नंबर। उसके बाद इनको बोला जाता है कैलकुलेटिंग नंबर। कैलकुलेटिंग नंबर, कैलकुलेटिंग नंबर क्यों बोला जाता है?
क्योंकि जब भी आप कैलकुलेटर वगैरह देखते हो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक होती है 0। बस कैलकुलेटर में इतनी डिजिट होते हैं 1 2 0, तो इसलिए 0 इसमें है तो इसको हमने कैलकुलेटिंग नंबर बोल दिया। तो ये आपके होल नंबर और नेचुरल नंबर का कंसेप्ट है। लेकिन आए कहां से हैं ये, किसके फैमिली से निकल कर आए हैं, तो ये निकल कर आए हैं रेशनल नंबर की फैमिली से। वहीं पर अगर हम बात करें, आगे आता है इवन नंबर। क्या आता है? इवन नंबर। इवन नंबर को बोलता है सम संख्याएं। क्या बोला जाता है? सम संख्या। सम संख्या की बात करें तो दो से डिवाइड हो सकती है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये वो संख्या है जो 2 से डिवाइड होती है, जिनको सम संख्या बोला जाता है। फिर आता है ओड नंबर। क्या आता है? ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है? विषम संख्याएं। विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से डिवाइड ना हो सकती हो, जो 2 की टेबल में नहीं आती। अब 2 की टेबल आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो 2 से लेकर 10 तक की टेबल आपको कंप्लीटली याद हो जानी चाहिए। विषम संख्याएं 1 3 5 7 सो ऑन। तो इसी प्रकार ये कौन सी संख्या होगी? जो विषम संख्या यानी कि 2 की टेबल में नहीं आती है। फिर हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर को आपने भली बात अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि पूरे मैथ में हम प्राइम नंबर का जिक्र करेंगे, जिसको बोला जाता है, हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता। या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, या तो 1 से डिवाइड या अपने आप से। तो कैसे, ऐसा भी कोई नंबर है? हाँ है ना, जैसे 2। ये 2 एक ऐसा नंबर है, या तो अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से ही डिवाइड होगा। फिर बात करें 3 5 7, फिर आगे 11। ये जो नंबर है वो नंबर है जो अपने, और इससे आगे चलते रहेंगे, 11 के बाद 13 19, ठीक है ना। तो ये वो सभी नंबर हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। इसलिए इन नंबर को क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्याएं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर अगला कंसेप्ट करते हैं। चलिए, प्राइम नंबर आप लोगों को पता चल गया कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो 2 3 5 7 यानी कि जिनका कोई भी फैक्टर ना हो अपने आप से। उसके बाद अगला जो कंसेप्ट रहेगा अपना, अगली जो बात रहेगी प्राइम नंबर के बाद, फिर हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनको बोला जाता है, जैसे भाज्य अभाज्य पढ़ा ना, उसका अपोजिट होता है, तो इनको बोल सकते हो आप भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके फैक्टर, अभाज्य में हमने वो पढ़ा जिसका कॉमन फैक्टर या तो वो खुद या वो 1, और भाज्य में हम वो पढ़ेंगे जिसके मेनी मोर फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 6 है 9 है 10 है। ये सारी क्या होगी? भाज्य संख्याएं। अब एक और आपके सामने एक वर्ड आएगा जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 में बार बार रिपीटेशन होगा, वो चीज आप 100% याद रख लीजिएगा। कैसे? जिसको बोला जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, जिसको बोला जाता है सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब, जैसे को, देखिए जब ये को लगता है ना तो दो चीजों का जिक्र होता है। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ने लग रहे हो, वहां पर अगर बॉयज और गर्ल्स एक साथ स्टडी किया जाता है तो उसको को एजुकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? को एजुकेशन। जब दो बंदे एक दूसरे की मदद करते हैं तो उसको कोऑपरेशन बोलते हैं। मतलब को लगता है उसके आगे, कोऑपरेशन मतलब सहयोग। इसी प्रकार हमने एक नंबर में देखा है कि नंबर में क्या लगा? को प्राइम। जब दो नंबर मिलकर एक दूसरे को प्राइम बनाए। कैसे? मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये दोनों ही नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1 है। 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए ये दोनों मिलकर क्या हुई? को प्राइम हुई। जैसे अगर मैं बात करता हूं 5 और 6 ले लेता हूं, अब आपको ये लगेगा कि ये तो एक नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, तो आप इस दोनों को कैसे को प्राइम? लेकिन भाई इसमें जो दोनों में है ना, कॉमन फैक्टर जो है कोई और है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1 है, इसलिए दोनों मिलकर क्या हुई? को प्राइम हुई। कई बार अगर ऐसे लिख दिया जाए 7/9, अब ये दोनों मिलकर क्या है? को प्राइम है। 7 और 9 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है,
कोई भी कॉमन फैक्टर न होने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इनका 1 है, इसलिए दोनों मिलकर क्या हुई, को प्राइम नंबर हुई। तो आप लोगों को यह चीज पता हो जानी चाहिए कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है को प्राइम, या जिसको सहअभाज्य भी बोल सकते हो। जैसे अभी मैं आपसे के सामने क्वेरी अगर लिख दूं, अब आप बताइएगा कि मान लो मैंने लिख दिया 5 और 3, क्या ये को प्राइम है या नहीं है? तो ये को प्राइम है। क्यों? क्योंकि 5 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अब बताओ 9 और 6, अब ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 और 6 का एक तो कॉमन फैक्टर है ही है, उसके बाद में 3 भी इन दोनों को डिवाइड करता है, मतलब एक के अलावा इनका अगर कॉमन फैक्टर हो गया तो वो को प्राइम नहीं होंगे, वो हमने छोड़ देना है। को प्राइम तभी होगा जब दो मिलकर एक ही कॉमन फैक्टर 1, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा तो को प्राइम होगा। इसलिए को प्राइम नंबर को आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों में। अब बात करें एक और शब्द की या एक और वर्ड की, जिसका नाम है इंटीजर। क्या है? इंटीजर। अब ये इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोला जाता है? पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे स्टार्टिंग में हमने एक नंबर लाइन पर कुछ प्लस की और कुछ माइनस की वैल्यू लिखी थी, वही प्लस और माइनस की वैल्यूओं को जब मिलाया जाए, पॉजिटिव और यहां पर थी नेगेटिव, यहां पर -1, -2, यहां पर +1, ठीक है ना। नंबर लाइन पर अगर बात करें तो यहां पर बीच में 0 और यहां पर 1 2 3 1 2 3 और यहां पर -1 -2 -3। जब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू बोली जाती है एक साथ तो उनको बोला जाता है इंटीजर। इंटीजर भी फिर डिवाइड हो गए किसमें? एक तो हो गए पॉजिटिव इंटीजर और एक हो गए नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर भी आपके पास है दो प्रकार के हो गए। तो ये था आपका बेसिक जो रियल नंबर जो आपने एक पढ़ा कि सबसे पहले नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम के बाद में एक रियल और एक इमेजिनरी हमने पढ़ा। रियल आपने पढ़ लिया कि जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर कर सके आंसर प्लस में आ जाए वो रियल है, जिसका स्क्वायर करने पर आंसर ना है वो इमेजिनरी। फिर हमने रियल के कंसेप्ट को पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि हमारे 10th क्लास का पहला ही चैप्टर है। रियल नंबर आगे डिवाइड किया तो उसमें तो बहुत सारे नंबर थे, एक तो रैशनल था, एक इरेशनल था। इरेशनल को जैसे ही हम पढ़ के आगे चले तो रैशनल में और दिक्कत आ गई। रैशनल के नीचे तो और ज्यादा नंबर है, जिसको नेचुरल भी बोला गया, होल भी बोला गया, इवन भी बोला गया, प्राइम भी बोला गया, को प्राइम भी बोला गया, कंपोजिट भी बोला गया, इंटीजर भी बोला गया। तो ये सारे जो नंबर आते हैं वो किसी में आगे थे? रियल नंबर में। चलिएगा, ये तो था अपना बेसिक। अब अगर हम बात करें ये अपनी एक्सरसाइज जो 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 में जो आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है उसको कैसे सोल्व करोगे? तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिएगा कई जो पुराना मैथ है उसमें ये एक्सरसाइज नहीं है। ओल्ड मैथ की अगर बात करें जो एनसीईआरटी में पहले जो यूज होता था, क्योंकि उसमें पहले कुछ यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अगर किसी के पास ये मैथ पुराना है तो वो कमेंट करके बता दे, ताकि हम उस मैथ के ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाएं। बाकी अभी जो लेटेस्ट जो सिलेबस आया है 2020 कोरोना के बाद, कुछ जो बुक्स के अंदर, जो कुछ स्टेट के अंदर या कुछ सीबीएसई ने तो कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड का अगर मेनली मैं बात करूं तो उसमें तो सिलेबस को काट ही दिया गया है। अब यहां पर वो उस सिलेबस में जो एक्सरसाइज कभी 1.2 हुआ करती, वो आज एक्सरसाइज 1.1 है 10th क्लास के मैथ में। तो इसी से हमने ये क्वेश्चन उठा रखा है। और क्या क्वेश्चन है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कि जो आपके सामने एक नंबर दे रखा है, इसको इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टर बनाने आने चाहिए। छोटे से छोटी वैल्यू के प्राइम फैक्टर आप लोगों ने कभी किसी को याद है? तो जैसे मान लो मैं 20 के प्राइम फैक्टर करता हूं, तो 20 के प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं? 2 1 जा 2, ये 10 पे कट गया, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये इसके प्राइम फैक्टर होते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें तो अभी 140 को हमने दिखाना है, किसमें दिखाना है? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो सबसे पहले 140 के प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा 140, और यहां से हम सबसे पहले किससे लेंगे? 2 से। पहला प्राइम नंबर 2 है, पहला प्राइम नंबर 2। और एक जीके का क्वेश्चन भी बनता है, जो बच्चे कई बार ओलंपियाड या सैनिक स्कूल वगैरह की जो तैयारी करते हैं उनमें पूछा जाता है कि वो नंबर बताइएगा जो इवन भी है और प्राइम भी है, दोनों ही फैसिलिटी को रखता है। तो वो कौन सा है? 2 अकेला एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए क्या है? प्राइम है। तो चलिए इसके हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं सबसे पहले 140 के। तो यहां से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14 0 0, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 1, 2 5 जा 10। अब ये
5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ये हमने कर लिए 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन। सोल्व कैसे करोगे? यहां पर हम सॉल्यूशन दे रहे हैं किसका, कि 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये जो रहेगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या दिखा दिया, 140 को इसके प्राइम फैक्टर के रूप में दिखा दिया। बस पहले क्वेश्चन में आपका यही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब की बार फिर वही नंबर है, उसका सेकंड पार्ट क्या है, एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कि 156 को प्राइम फैक्टर में दिखाइएगा। तो 156 को कैसे दिखाओगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, एक इसके साथ साथ आप सभी को एक क्लास में हम दोबारा बताएंगे जिसमें डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होने चाहिए। 9th क्लास में अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इसके नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे वो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर डालेंगे, कि 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 4 से कौन सी होती है, 5 से कौन सी होती है। इस प्रकार डिविजिबिलिटी रूल पता होने से आपकी क्या है, कैलकुलेशन छोटी हो जाती है और टाइम बचता है। तो यहां पर देखिएगा, जिसके लास्ट में इवन नंबर आ जाए, जिसके लास्ट में इवन नंबर आ जाए 2 4 6 8 और 0, ये कोई भी डिजिट अगर किसी की लास्ट में आ जाए तो वो किससे डिवाइड हो जाती है, 2 से डिवाइड हो जाती है। तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 7 जा 14, कैरी बचा 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 1, 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। अब 3 पे होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और अब 13 पे होगा डायरेक्ट ही, तो ये बन गए 156 के। तो यहां पर हम सोल्व करके दिखाएंगे, ये आप रफ कॉपी में करके देख लेना एग्जाम में। बाकी यहां पर जो एग्जाम पेपर पे लिखो तो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ले लिया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इसी एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब की बार 3825 है, तो इसके फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3825, सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं होने वाला चेक कीजिएगा। लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। या 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, जिसके अंकों का जोड़, अगर अंकों का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो करके देखें, 8 2 10 13 और 5 18, मतलब 3 से ये डिवाइड हो जाएगी। तो चलिएगा 3 से करिएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बचा 2, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ये हो जाएगा। उसके बाद में 3 से फिर डिवाइड कर लीजिएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 पे नहीं होगा क्योंकि अब ये इसका जो सम है वो 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। अब ये हो जाएगा 5 से, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, फिर से 5 से, 5 1 जा 5 3, 5 7 जा 35, और अब जाएगा 17 पे, 17 1 जा 17। हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये हमने 3825 को किसकी फॉर्म में लिख दिया, इसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में। तो ये प्राइम फैक्टर थे सारे और ये हमने प्रोडक्ट लिख दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन में। बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको क्या बनाने आने चाहिए, फैक्टर बनाने आने चाहिए कि हम उसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, अब की बार 505 है। तो 505 को सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब ये 5 पे दोबारा नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब ये 5 पे दोबारा नहीं जाएगा। अब कितने पे काउंट हो सकता है, ये 7 पे देखें तो वो 7 से अगर काउंट होता है 1 0 0 1, 7 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 2 और 7 3 जा 21। तो हमने ये चेक कर लिया कि 101 7 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिएगा 7 से डिवाइड करिएगा तो 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, यानी कि 7 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। उसके बाद अब ये जाएगा 11 पे, 11 1 जा 11 3 और 11 3 जा 33 और ये आ जाएगा 13। तो ये इसके क्या बन गए, प्राइम फैक्टराइजेशन। सोल्व कीजिएगा, सोल्व इज इक्वल टू 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमने किस में लिख दिया, इसकी प्रोडक्ट ऑफ इट से प्राइम फैक्टराइजेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्या है, सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है 7429। इसको अगर हम डिवाइड करने लग जाएं तो सबसे पहले ये देखिएगा कितने पे काउंट होगा, तो 1 पे भी नहीं होगा, 2 3 पे भी नहीं होगा, 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा भाई 17 पे, ठीक है ना।
17 पे हो जाएगा, तो 17 पे काउंट कीजिएगा। तो 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, 17 थ्री जा 51, 67, तो 51, ठीक है ना, और 68, 4 पे चला जाएगा, ठीक है ना। 7429 को डिवाइड करके देख लीजिएगा 17 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 जा 68, यहाँ पर बचा कितना 14 माइनस 8 जा 6 बचा, ये फिर आ गया 2, और फिर चला जाएगा 3 पे 51, और 2 1 जा यहाँ पर 12, 2 में से 1 गया 1, और 6 5 1 और 9 यानी कि 7, ये चला जाएगा 437 के ऊपर, यानी कि 17 से क्या कर लिया हमने, इसको डिवाइड कर लिया। 17 से डिवाइड करने के बाद क्या बचता है भाई, देखिएगा यहां पर बचा इसका 437। अभी कितने पे काउंट हो सकता है ये 17, अब ये 19 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 19 टू जा 38 और 19 थ्री जा 27, और अभी 23 पे, तो 7429 के जो फैक्टर हुए हमने क्या लिखे, 7429 का फैक्टर लिखा 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये जो आ गया इसके प्रोडक्ट कोफिट्स प्राइम है फैक्टर आ गए। तो इस प्रकार हमने क्या है, जितने भी ये क्वेश्चन है आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखने हैं। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। इसमें यह बोला गया है कि सबसे पहले तो दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा, और एलसीएफ और एचसीएफ निकालने के बाद इसको वेरीफाई करके दिखाइएगा कि क्या दो नंबरों की मल्टीप्लाई उसके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इसमें सोल्व करेंगे क्या, 26 और 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म से हम क्या निकाल लेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेंगे। देखिएगा सबसे पहले ये 2 पे चला जाएगा 13, और ये हो जाएगा 13 1 जा 13, ये फिर डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली 13 पे हो जाएगा 7, और 7 1 जा 7। तो क्या क्या फैक्टर बने हम यहां पर लिख दे रहे हैं, 26 के फैक्टर बने 2 एंड 13, और 19 1 के फैक्टर बने 13 इंटू 7। अगर हम यहां पर एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या होता है, जो इनका कॉमन फैक्टर होता है, जो इसके फैक्टर में कॉमन जो होता है वही एचसीएफ होता है। तो कॉमन क्या है 13 है, तो 13 इसका एचसीएफ। और एलसीएम में क्या होता है, कॉमन को तो लेना ही है, बाकी जो बचते हैं उनको भी हमने साथ में मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर अब हम इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करें तो अगर ये 13 टू जा 26, और 26 और 7 की मल्टीप्लाई करें तो 42, 4 और 14 और 18, यानी कि कितना आ गया 182। तो हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब क्या करोगे, यहां पर जो मल्टीप्लाई आया, तो अब इसमें मल्टीप्लाई की जो वैल्यू आई इसको हमने वेरीफाई करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए भाई, ये आ जाएगा आपके पास, वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई ये करना है कि a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा या नहीं होगा। तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 26 है, b की वैल्यू 91, एचसीएफ कितना आया 13, और एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 182। अब इनकी प्रोडक्ट करके देखिएगा क्या ये बिल्कुल सही आ रहा है, लेफ्ट हैंड अगर इज इक्वल टू राइट हैंड हो जा रहा है तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन ठीक है। 26 और 91 की मल्टीप्लाई होगा 6, 2 और 54, 5, 18, 23, 6, 6, 3, 2। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया 2, 3, 6, 6 आया। और अगर अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, 26, 2, 106 और 13 एंड 13 और 10, 23, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया वो भी कितना आया 2366। मींस अपना जो कंसेप्ट क्या था कि हमने ये बताना था कि क्या एलसीएम और एचसीएफ दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है या नहीं होती। तो हमने देखा कि हमने उन दो नंबर को भी लिया, फिर उनके एचसीएफ और एलसीएम को भी लिया, और दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है सेम, मींस एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ, जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आती है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले 510 के फैक्टर बनाइएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले 510 के फैक्टर बनाइएगा। तो यहां पर फैक्टर बने 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10।
फिर ये कितने पे काउंट हो जाएगा, 5 पे काउंट हो जाएगा, ठीक है ना, 5 पे काउंट हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर ये हो जाएगा 3 पे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। और 92 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 1 जा 23। ये फैक्टर बने हैं इसके, तो इनको अलग से लिख लीजिएगा। 510 क्या फैक्टर है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। और 92 के क्या फैक्टर हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, जो कॉमन है, एक 2 कॉमन है, ठीक है ना, एक 2 कॉमन है, और क्या कॉमन हो सकता है, और कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये इनका HCF हो जाएगा। अगर एलसीएम की बात करें तो 2 तो कॉमन है ही है, 5 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 17 भी आ जाएगा, दूसरा 2 जो है ये भी आ जाएगा, और 23 भी आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, और 30 और 7 की 510 होती है, ठीक है ना, 510। उसके बाद 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46। 46 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 0 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ये आ गया 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0 आ गया। इसका जो एलसीएम आया 2 3 4 6 0 आ गया। अब अगर हमारे को एलसीएम पता लग गया, तो अब हमारे को एलसीएम अगर पता लग गया इसका कितना है, 2 3 4 6। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई ए और बी, ए और बी की मल्टीप्लाई लिया मींस ए इंटू बी आना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल। तो क्या होगा, ए कितना है 510 है और 92 है, एचसीएफ कितना है 2 है, और एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 है। ये निकाला था ना अभी, 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 2 0 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 510 और 92, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ये आ जाएगा 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और दोनों अगर इक्वल है तो हम बोल देंगे कि ये जो रिलेशन है हमारा क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है आप लोगों ने। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला है अब की बार L7 इंटू HCF 336 और 54 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो अभी कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम निकालो। सबसे पहले क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, कैरी 1 थी, 2 6 जा 12, फिर कैरी 1 आ गई, और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 हो जाएगा ये, ठीक है, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 6 और 2 8 जा 16। अब फिर 2 पे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, 54। यहां पर हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये सारे आ गए अपने पास इनके प्राइम फैक्टर। तो 336 के लिख लीजिएगा भाई। प्राइम फैक्टर करने के बाद आपने साइड में आपको इसको लिखना है कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद में 3 इंटू 7, फिर 54 के लिखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां पर एचसीएफ देखिएगा, एचसीएफ क्या होगा, कॉमन, उसके बाद 3 कॉमन, और कोई इसमें कॉमन है नहीं, ये 2 3 है तो यहां पर नहीं है, यहां 7 है 3 नहीं है, तो ये 3 2 जा 6 एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कॉमन है वो 2 आएगा, कॉमन है वो 3 आएगा, और बाकी ये वाला 2, ये वाला फिर से 2, ये वाला फिर 2, ये वाला 7, यानी कि जितने भी अब नंबर जो अपने बच गए एलसीएम में वो हम सभी वहां पर लिख देंगे। तो सभी लिख देंगे तो अभी यहां पर क्या बचा, 7 हो गया, और यहां पर क्या बचा इंटू 3, ये 3 और ये 3 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कर दो इनकी, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 ये हो गया, 3 3 जा 6 और 9 6 63। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 और 14 इंटू 6 8 जा
48, 4 6 4 जा 24, 24 और 28। अभी ऐड कर दो 4 2 कैरी 1 8 और 1 9 और 10 0 1 और 3 3020। ठीक है ना। एलसीएम क्या आ गया 3024 आ गया अपना एलसीएम। इसको हम साफ कर देते हैं, एलसीएम अकेला लिख लेंगे अभी 302 और 4। ठीक है ना, एलसीएम आ गया। अब हमारे को वेरीफाई करके दिखाना है a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। a इंटू बी कितना है 336 है इंटू 54 है और इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 3024 का। तो मल्टीप्लाई करो इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 से 24 2। ठीक है ना, 6 2 जा 12 12 2 24 14 कैरी 1। ठीक है ना, 24 कैरी 2 12 12 और 2 14 1 0 यानी कि 1 और 6 3 जा 18। ये आपका आ गया इसका आंसर। और अब इन दोनों की ओर मल्टीप्लाई करो 336 और 54 का मल्टीप्लाई 24 2 12 14 1 12 और 1 13। अब 5 से 30 3 15 और 18 1 5 3 जा 15 और 1 16 4 4 और 11 1 और 8 और 1 ये आ जाएगा 18 144। मतलब अपना जो क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट है। एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द से नंबर के बराबर है आ चुका है। ठीक है ना। उसके बाद अभी ये जो था यहां तक जो है हमने पार्ट 1 कर लिया है इसका। पार्ट 1 करने के बाद ये जो क्वेश्चन आप लोगों को जो करवाए गए हैं इसमें कंप्लीटली आपको एलसीएम और एचसीएफ जो है वो दिया गया है। अभी जो नेक्स्ट के जो क्वेश्चन बचते हैं अपने पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचते हैं कल फिर इसी क्लास में इसी प्रकार हम इनको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। क्योंकि जितना भी आपको करवाया जा रहा है अभी क्या है धीरे धीरे करेंगे, कम जो क्वेश्चन है वो करेंगे और उनको अच्छी समझ के साथ करेंगे। उनके कंसेप्ट क्लियर जो है वो आप लोगों ने उसके साथ साथ कर लेने हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग वो चीजें बताकर अपने डाउट से क्लियर कर लीजिएगा। कल फिर हम पार्ट 2 में इसको फिर से सोल्व करेंगे। पहले भी इसके कुछ वीडियो डाले हुए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के, लेकिन क्या है उनमें पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं भी है तो हमने फिर से एक इस पे ऊपर वीडियो बना दिया है। आप इस चीज को कंप्लीटली देखकर और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। और जो क्लासेस है पूरा जो 10th क्लास का जो सिलेबस है आपका जो मैथ का है और 9th क्लास का है वो आपको मिलेगा इस पर। चैनल जो है वो है ब्रेन और कॉल्स। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 10th क्लास में कोई भी मैथ में अगर दिक्कत है तो वो यहां से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सके।